गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास जो होगी, क्या होगी? मास्टर क्लास होगी। क्या होगी ये? मास्टर क्लास होगी। मास्टर क्लास क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो भी आज की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे और आज से अगले 2 सप्ताह तक, ठीक है, अगले 2 सप्ताह तक जो भी आप लोग की क्लासेस होंगी वो परीक्षा की तैयारी के लिए होंगी। इसका क्या मतलब है? तो आपके जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं सेट के, तो उस एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, इन्हीं सभी चीजों को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो हम लोग जो है एग्जाम की तैयारी करेंगे क्वेश्चन के प्रकार से, यानी जैसे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले होंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो हम लोग इस मास्टर क्लास में शुरू कर रहे हैं वो है आपका पहला चैप्टर आज का, बहुपद, पोलिनोमियल्स। तो एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप लोगों ने तो इसे स्कूलों में पढ़ रखा है 8 ग्रेड पे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से, यानी जैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप कोशिश करो पोल सेक्शन में पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का, कि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा हुआ है और मुझे कितना इस पे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे दिया हूं स्क्रीन पे। आप लोग पोल सेक्शन में जाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक एक चर वाला क्या है? बहुपद है। तो चर आप लोग को पता होगा एक्स वाई जेड होता है। तो एक्स एक चर है, वाई एक चर है, जेड एक चर है। तो आपको इसमें से बताना है एक चर वाला बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद का जो पावर होता है ना वो कभी भी निगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इन तीन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में आप लोग को डिटेल में समझाता हूं। पहले आप लोग कोशिश करो पोल सेक्शन में, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग पहले अपने से कोशिश करो, ठीक है, फिर हम इसे समझाएंगे आप लोगों को। सभी लोग पोल सेक्शन में एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही तैयारी करेंगे, ठीक है। एग्जाम की तैयारी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोगों ने 8 ग्रेड में यानी अपने स्कूल में पढ़ रखा है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग सभी लोग जो हैं पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, और 10 सेकेंड देता हूं। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को आप सभी को समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कि इसमें से पहली बात की व्यंजक क्या होता है, एक चर क्या होता है, और बहुपद क्या होता है। जब तक अगर हमें ये तीन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा कि व्यंजक क्या होता है, एक चर क्या होता है, ठीक है,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें तीन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि व्यंजक, एक चर और बहुपद। इन तीनों चीजों को अगर आप जान जाएंगे तो आप बता देंगे कि निम्नलिखित ये चार विकल्पों में से कौन सा जो है एक चर वाला बहुपद है। तो सबसे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि अचर क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, चर क्या होता है? जिसके वैल्यू, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और इसे कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, चर क्या होता है? जिसके वैल्यू, जिसका मान क्या हो सकता है? बदल सकता है, जो कि कांस्टेंट नहीं होता, जिसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। जैसे एक्स, वाई, जेड, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? किसी चर को दिखाते हैं। तो एक्स क्या है? एक चर है। वाई क्या है? एक चर है। जेड क्या है? एक चर है। और भी अनेकों चर होते हैं। ज्यादातर केस में 9th-10th में आप लोग को एक्स, वाई, जेड जैसे ही चर का उपयोग करते हुए आप लोग दिखाई देंगे। कांस्टेंट में क्या होती है? तो कांस्टेंट जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब की सब क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, जितनी भी संख्या होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं सब की सब क्या हो जाएंगी? अचर हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे कि बहुपद क्या होता है? तो देखिए, बहुपद को समझने से पहले आपको जानना होगा कि व्यंजक क्या होता है। तो ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है। इन दोनों में से एक एक चीज को अगर मिला देंगे, जैसे x+1 कर दिए, तो ये क्या हो गया? एक व्यंजक बन गया। अगर हम केवल एक लिखते हैं तो ये क्या है? एक अचर है। केवल अगर हम x लिखते हैं तो ये क्या है? चर है। लेकिन अगर ऐसे ही इन दोनों को हम साथ में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये एक व्यंजक बन जाता है। या हम इन दोनों में से एक दूसरे से घटा देते हैं, ठीक है, बातें समझ में आ रही? या हम फिर हम गुणा कर देते हैं तो ये सब के सब क्या बन जाएगा? व्यंजक बन जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? तो व्यंजक आप लोग समझ गए होंगे, यानी ये चारों जो दिया गया ना व्यंजक है, दिए गए व्यंजक, यानी चारों के चारों व्यंजक है। अब इसमें से आपको बताना है कि एक चर वाला बहुपद कौन सा है। तो चर तो आप लोग जान गए होंगे, एक्स क्या है? एक चर है। वाई क्या है? एक चर है। जेड क्या है? एक चर है। तो पहली चीज कि हमें इसमें से क्या छांटना है? एक चर किसमें है? देखिए, पहला विकल्प में एक्स है और एक्स है, यानी इसमें सिर्फ एक ही चर है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, एक्स और वाई दो चर है। इसमें कितने चर है? दो चर है। तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो चर है, हमसे एक चर वाला पूछा गया है। तीसरा विकल्प देखिए, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी इसमें भी कितने चर हैं? इसमें भी सिर्फ एक ही चर है। चौथा देखिए, एक्स, वाई, जेड, इसमें कितने चर हैं? तीन चर हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चर वाला बहुपद हमें पता करना है, ना कि सिर्फ एक चर वाला। ठीक है, तो अब बहुपद का क्या कंडीशन होता है कि जो भी एक्सप्रेशन में, यानी जो भी व्यंजक में, ये चारों क्या है? व्यंजक है। तो व्यंजक में जो चर होता है, दिए गए व्यंजक में जो भी चर होता है, ठीक है, व्यंजक में जो भी चर होता है, ठीक है, जो भी चर होता है यानी वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल का मतलब क्या है? एक्स, वाई, जेड, जो भी इस व्यंजक में दिया गया होगा, उसका पावर यानी घात, पावर यानी कि घात जो इसके सर पे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, तो इसका पावर यानी कि घात जो होगा, दो चीजें नहीं हो सकती हैं। एक निगेटिव कोई संख्या यानी कि -2, -3, -4, या फिर फ्रैक्शन 1/2, 3/2, 4/2, सॉरी 5/2, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है। यानी कि जब भी बहुपद होगा कोई संख्या, तो वेरिएबल्स का जो पावर होगा, यानी कि वेरिएबल्स का जो पावर होगा यानी घात होगा, ठीक है, जो घात होगा वो हमेशा ही एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4 जो आगे जाएगी वही पूर्ण संख्या होती है। तो कभी भी बहुपद का जो है पावर यानी कि घात जो है निगेटिव संख्या या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को, क्योंकि ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो चुका है और ऑप्शन बी तो पहले ही गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है और इसमें तीन चर है, तो ये तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ए और सी में एक चर तो है, लेकिन इसमें से कौन सा बहुपद है।
तो आप पहला विकल्प में देखेंगे x का पावर क्या है 2 है, यानी एक पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 3x दिया गया है, तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 क्या है एक पूर्ण संख्या है, मतलब कि ये आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन सी होगा कि नहीं होगा, तो x का पावर 2 है यानी पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये अंडर रूट एक्स लिखा है ना, तो अंडर रूट एक्स एक्चुअली कितना होता है, x का पावर 1/2 होता है। बात समझ में आया? और मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि बहुपद वही होगा जिसका मान ना तो निगेटिव हो और ना तो फ्रैक्शन हो, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया है वो बहुपद ही नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर था उसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है, यानी कि ये बहुपद ही नहीं है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो डी जरूर लिखेंगे। अब आप लोग का प्रश्न, अगर यही प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके एग्जाम में जो ऐसे प्रश्न जो आएंगे ना वो 1 नंबर में आते हैं, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सिर्फ सही विकल्प ढूंढना होगा। तो आपको सिर्फ आंसर को टिक आउट मारना रहेगा, आपको ये सब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है, आपको वहां पे सिर्फ ये क्वेश्चन का जो है आंसर लिख देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, इसके सामने ये वाला संख्या लिख दीजिएगा, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इस चीज को एग्जाम में आएगा तो हमें ऐसे अटेम्प्ट करना रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सरल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिघातीय बहुपद का कितना घात होता है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, एक बार आप देखिए और इसे पोल सेक्शन में करने का कोशिश कीजिए। त्रिघाती, त्रि मतलब समझते ही होंगे, कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। घात मतलब पावर होता है। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा। और मैं आपको 15 सेकंड देता हूं। तो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए एग्जाम पे आधारित आपके प्रश्नों को लेके आए हैं, और ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से करना है और समझना जरूर है, किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं रहने देना है, जहां पे भी थोड़ा सा भी डाउट होगा पूछना जरूर है। चलिए 10 सेकेंड और, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न को जो है हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है त्रिघाती, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3। तो 3 घात वाला बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें घात कितना हो 3 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता, तो थोड़ी सी डिटेल समझ लीजिए कि अगर किसी बहुपद में, यहां पे देख लीजिएगा, अगर किसी भी बहुपद में, ठीक है, किसी भी बहुपद में हम क्या चेक करते हैं, वेरिएबल्स पहले चेक करते हैं कि वेरिएबल कौन है, और उसमें भी वेरिएबल्स में सब, उसके बाद क्या चेक करते हैं कि उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ा जो घात होता है, सबसे बड़ा जो घात होता है, मैक्सिमम जो घात होता है, वो उतने घात का क्या माना जाता है, बहुपद माना जाता है। तो त्रिघाती बहुपद में 3 घात होता है। तो आप कहेंगे कोई ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक घात हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो जिसमें सिर्फ एक घात हो, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, x + y, ये क्या है, एक रैखिक
मतलब कि बहुपद है, या लीनियर क्या है, पोलिनोमियल है, या ऐसे भी लिख सकता है 2x+3। ये सब क्या है, देखिए सबका घात एक है, इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, तो ये सब क्या है, रैखिक जो है बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है, यानी जिसका घात एक होता है हम उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब आप कहेंगे कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसमें घात 2 हो जाए, जैसे कि x² + 2 हो जाए, या 2x² + 3 हो जाए, या ये समझ लीजिए 3x² + 5 हो जाए, ये सब क्या है, दो ही घाती हैं। देखिए इसमें कितने घात हैं, 2 का घात है, तो ये सब क्या है, द्विघाती पोलिनोमियल है, यानी द्विघाती क्या है, बहुपद है। और त्रिघाती क्या होता है, जिसके घात 3 होते हैं, जैसे 3x³ + 2, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 4y³ + 5। ये y भी क्या है, एक वेरिएबल है। आप ये भी देख सकते हैं 5z⁻³ + 2। ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, त्रिघाती है, यानी इसमें देख सकते हैं कि पावर यानी घात कितना है, 3 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर किसी का घात 0 हो जाए, तो ये याद करने वाली चीज है कि अगर ऐसा कोई पोलिनोमियल आता है, बहुपद आता है, जिसमें वेरिएबल्स का पावर 0 होता है, पावर क्या होता है, 0 होता है, तो उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं, अचर बहुपद, कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से त्रिघाती बहुपद कौन सा है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघाती बहुपद कौन सा है, त्रिघाती बहुपद कौन सा है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्रिघाती बहुपद में कितने घात होते हैं, द्विघाती बहुपद में कितना घात होता है, रैखिक बहुपद में कितना घात होता है। सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था हमसे कि त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, तो त्रिघाती बहुपद का घात जो होता है 3 होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे बढ़े। जिनको भी आवाज की समस्या आ रही है वो रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसका घात 1 होगा रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होगा द्विघात बहुपद, या इसी को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, और जिसका 0 होता है उसे हम लोग कहते हैं अचर बहुपद या कांस्टेंट वेरिएबल। आपके प्रश्न में पूछा गया था त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी चीजें मैंने इसलिए बता दिया कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं जिसमें विकल्प नहीं रहते हैं, आपको उसको लिख के ना बनाना रहता है, विकल्प नहीं रहेंगे, ऑप्शंस नहीं रहेंगे, और ये प्रश्न 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर के भी हो सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शंस नहीं रहते हैं, आपको उसको बना के लिख के दिखाना होता है। तो प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सॉल्व कराता हूं, फिर इसी पे आधारित एक प्रश्न आपसे करवाऊंगा। पहले ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए बहुपद t² - 3t + 2 का t = 0, 1 और 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो बहुपद क्या दिया गया है, ये हमारा बहुपद दिया गया कितना, t² - 3t + 2, ये हमारा बहुपद दिया गया है। और प्रश्न में कहा गया है कि यदि t का मान हम 0 रखते हैं तो उसका मान बताओ कितना आएगा, यदि हम t का मान 1 रखते हैं तो उसका मान बताओ कितना आएगा। अब फिर कह रहा है कि प्रश्न में अगर यदि t का मान हम 2 रखते हैं तो उसका मान बताइए क्या होगा। तो पहली बात कि इसको हम पढ़ते क्या है, ये जो p के ब्रैकेट में t लिखा गया है इससे पढ़ते क्या है, तो इससे पढ़ते क्या है थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, जो एग्जाम में लिखना होगा मैं बता दूंगा। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अब आप कहेंगे सर ये तो इंग्लिश हो गया, हमें तो हिंदी में बताइए। तो हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद का मान। क्या कहते हैं, बहुपद का मान, बहुपद का मान,
यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर बहुपद का मान p से क्या है पोलिनोमियल, p से क्या है पोलिनोमियल, यदि बहुपद का मान हमने t रखा है तो इसमें क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दे रखा है। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि बहुपद का मान यानी t का मान हम शून्य कर दें तो उसका मान क्या आएगा, यदि हम t का मान एक बार 1 कर दें तो उसका मान क्या आएगा, यदि हम t का मान 2 कर दें तो उसका मान क्या आएगा। तो हम करके देखते हैं, ये मैं मिटा दूं, अब आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसको पढ़ते क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा, ठीक है आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में वो दिखाता हूं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए तो आपने इसे पढ़ना सीख लिया कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया था वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल टी क्या दिया है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दिया गया है। और प्रश्न में पूछा गया यदि p में पोलिनोमियल का वैल्यू हम क्या रख दें, t का वैल्यू जो है अगर हम शून्य रख देते हैं तो यहां कर दीजिए t का वैल्यू कितना शून्य। तो अब देखिए जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, जहां जहां t है वहां वहां जीरो कर दीजिए, 3 गुने फिर t है तो जीरो कर दीजिए प्लस 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो का स्क्वायर एक्चुअली अनडिफाइंड होता है, आप यहां पे समझिए कि जीरो होता है, ठीक है, माइनस 3 गुने जीरो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अब प्लस 2 है तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान हो गया 2। क्या आप लोग को ये सॉल्व करने आ रहा है, हमने क्या किया जहां जहां t था वहां वहां जीरो कर दिया, फिर मैंने इसे सॉल्व कर दिया और इसका मान आ गया 2। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि p जीरो का मान जो होगा वैल्यू जो होगा 2 होगा, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि p का मान अब 1 करिए, p का मान क्या कीजिए अब 1 कीजिए, तो जहां जहां t है वहां वहां 1 कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 2 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस 3 गुने 1 कितना होता है 3 होता है, प्लस 2, इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 1 और 2 आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही प्लस है, दोनों ही क्या है प्लस है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है यहां तक, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अब यही प्रश्न में कह रहा है कि यदि पोलिनोमियल का मान हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, जैसे यहां देखिएगा अब हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने t के जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे प्लस 2। अब देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 गुने 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा आपस में तो 6 हो जाएगा, और 6 में से माइनस 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0। यानी कि पोलिनोमियल जो है जब हम वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल 1 करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, अब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर हम 2 करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा पोलिनोमियल ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा 0, आप पोलिनोमियल ऑफ 2 का मान कितना हो जाएगा 0, सॉरी यहां पे कितना रखे थे 1 रखे थे ना, 1 मिनट रुकिएगा, यहां 1 कीजिए, ठीक है वहां पे 1 कीजिए 1, ठीक है, तो ये 1 का मान कितना आ गया 0। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है कि प्रश्न में क्या पूछा था पोलिनोमियल का वैल्यू अगर t का मान 0 रखते हैं, पहला ये आंसर आ गया, दूसरा पूछा था 1 का ये आंसर आ गया, तीसरा पूछा था ये आंसर आ गया। लेकिन इस प्रश्न क्लियर है, 0 ही तो लिखा हूं, 0 ही तो लिखा हूं यहाँ पे कुसुम, 0 ही लिखा हूं मैंने, पोलिनोमियल 1 का मान मैंने 0 ही लिखा है। सर ये मानसी दीदी पूछ रही थी। हाँ तो 0 है ना, ठीक है ना, हाँ इसने 4 बताया था। अभी समझ में आ गया ना, यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न यहीं तक नहीं है, प्रश्न आगे भी है, यहां तक ले आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया कि मान ज्ञात कीजिए, लेकिन इसके बाद क्या पूछा है और बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कि जो बहुपद दिया गया है और हमें बहुपद क्या दिया गया है जिसे मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं वो बहुपद है हमारा, ये क्या है हमारा बहुपद है,
और बहुपद में पूछा गया है कि इस बहुपद का मान शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात मतलब होता है कि इस बहुपद का मान शून्य कब होगा, उस टी का मान बताइए, टी का वैसा मान बताइए जिसपे ये बहुपद शून्य हो जाए। तो आप लोग बताइए टी का कौन सा मान रखेंगे कि इस बहुपद का मान जो होगा शून्य हो जाएगा। आप लोग बताइए टी का हम कौन सा मान रखेंगे कि ये बहुपद शून्य हो जाएगा। अभी अभी तो आपने निकाला कि टी का मान अगर हम 1 रखते हैं, टी का मान अगर 2 रखते हैं तो ये बहुपद शून्य हो जाता है, तो एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो यहां पे तो हमें प्रश्न में ही पूछ लिया था कि 1 और 2 का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने यहां से डायरेक्टली देख लिया कि हाँ बहुपद का मान भी शून्य हो जा रहा है, तो हमने बता दिया कि 1 और 2 ऐसे नंबर हैं जो इस बहुपद को क्या कर देंगे, इसके शून्यक भी। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो होता है ना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा, मैं आपको इसे मिटा दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इतना, फिर मैं आपको समझाऊं। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए आपसे कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला इतना जो है, ये वाला नहीं पूछेगा, ठीक है, ये वाला जो है एरिया जो है नहीं रहेगा। आपसे सीधे पूछेगा कि दिए गए बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें पता ही नहीं है कि t0 का मान कितना होगा, t1 का मान कितना होगा, t2 का मान कितना होगा। क्वेश्चन कितना पूछेगा, केवल क्वेश्चन इतना भी पूछ सकता है जितना आप दिखाई दे रहा है कि दिए गए बहुपद क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं। अब बहुपद कौन सा है हमारा, टी स्क्वायर, में यहां बहुपद लिख लेता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं कि तब शून्य कैसे निकालते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, ठीक है, ये दिया गया है हमें, इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। और शून्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, शून्य का मतलब क्या होता है, जिसपे ये वैल्यू जो है क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हम इसे क्या कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू अगर हम शून्य कर दें तो हमें पता चल जाएगा यहां से इसे सॉल्व करने पे कि t का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसपे ये शून्य हो रहा है। बातें समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया यहाँ पे कि जो दिया गया बहुपद था हमको उसका शून्य निकालना था, तो हमने इसे शून्य के बराबर कर दिया। अब ये सॉल्व कैसे होगा, टी का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए 10th क्लास में इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास से पहले यानी 9th क्लास में इसके लिए फॉर्मूला नहीं, बल्कि इसके लिए आपको इसको फैक्टराइज करना होता है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकता हूं? सभी बच्चे बताएंगे टी स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं है, तो क्या मैं इसे 1 एज्यूम कर सकता हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 1 होगा? क्योंकि 1t स्क्वायर लिखिए या t स्क्वायर लिखिए, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि हम पहला नंबर यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट और 2 को गुणा कर देते हैं, इसको हम गुणा कर देते हैं, तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 1 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अब ये जो 2 होता है ना, हमें ध्यान देना होता है कि ये बीच वाला जो संख्या होता है, मिडिल टर्म इसे कहते हैं, जो ये 20 वाला संख्या होता है, जो मिडिल टर्म होता है, उसको कुछ इस प्रकार तोड़ना होता है, 2 टर्म में तोड़ना होता है। ये एक टर्म में 3t, इसे 2 टर्म में तोड़ना होता है, और 3t को कुछ इस प्रकार तोड़ना होता है कि जो 2 टर्म आएगा ना उसको गुणा करने पे 2 आए, गुणा करने पे 2 आए, और प्लस और माइनस करने पे, प्लस करने पे या माइनस करने पे क्या आ जाए, हमें 3t प्राप्त हो जाए, यानी पिछला टर्म प्राप्त हो जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये पूरा चीज को अगर कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 अगर मैं लिख देता हूं तो आप बताइए कुछ मैंने गलत किया? देखिए मैंने कहा था कि ऐसा संख्या आपको लिखना है यहाँ पे बीच में, इस 3t को इस प्रकार तोड़ना है कि हमें गुणा करने पे 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 1t है और यहाँ पे 2t है, तो 2 और गुणे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा करने पे तो 2 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो संख्या लिखे हैं जोड़ने पे या घटाने पे कितना आना चाहिए, -3t। तो देखिए -2t और -1t -3t हो जाएगा, यानी एकदम सही है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बात समझ में आया?
अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया कि टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 कर दिया बराबर 0 कर दिया। अब ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, कैसे सॉल्व होगा तो देखिए, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे 2t, यानी दोनों में टी है तो हमने टी को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, एक टी बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। बातें समझ में आ रही है? इसमें टी स्क्वायर माइनस 2t था तो टी को कॉमन ले लिया, तो यहां बचा टी और यहां बचा -2। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 1 जो है कॉमन हो जाएगा। ठीक है, -1 जो है हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया। समझ में आ रहा है? -1 को कॉमन लेते ही यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आप इसे गुणा करके देखिएगा तो ये कितना आएगा, -t अब +2, यानी ऊपर वाली चीजों को ही मैं यहां लिख दिया हूं, ये वाला चीज। बताइए दोनों में आप अगर देखेंगे तो कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अब फिर अगर आप देखते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए t इंटू टी -2 और यहाँ पे 1 इंटू टी -2 लिखा है, तो t -2 यहाँ भी है, t -2 यहाँ पे भी है। तो अब हम क्या करेंगे, t -2 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, t -1, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे t -1 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए जब दो संख्या को गुणा करने पे 0 आता है, यानी a गुने b बराबर अगर 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि या तो a 0 है, या तो b 0 है, या तो दोनों ही 0 है। क्योंकि कोई भी संख्या, दो संख्याओं का अगर गुणनफल 0 आता है, गुणा करने पे 0 आता है, या तो उसमें a 0 होगा, या तो b 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होगा, तभी इसका गुणनफल 0 आएगा। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि इसे गुणा करने पर, इसे गुणा करने पे 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा, या तो ये वाला 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होगा। तो हम दोनों ही 0 निकाल देते हैं, क्योंकि दोनों का शून्यक निकालना है। तो t -2 इक्वल टू एक बार 0 कर देंगे, और t -1 बराबर एक बार 0 कर देंगे। तो यहां से हमें t बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। यानी कि ये जो बहुपद है वो t का मान अगर 2 रखेंगे तब वो 0 हो जाएगा, अगर हम t का मान 1 रखेंगे तब वो 0 हो जाएगा। आप कहेंगे हमें कैसे पता कि हो जाएगा, तो अभी अभी तो आपने इसमें किया था, और यहां से आपने देखिए कि अगर हम यहाँ पे बहुपद में t का मान 1 रखते हैं तो देखिए बहुपद 0 हो जा रहा है, अगर हम यहाँ पे t का मान 2 रखते हैं तो देखिए 0 हो जा रहा है। तो वही तो आया है निकल के। तो जब हमें ये नहीं निकालना दिया होता है, केवल शून्यक पूछता है, तो इस तरीके का अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में जब ये पूछा जाएगा, तो अगर इस तरीके से पूछा जाएगा, जिस तरीके से ये प्रश्न है, तो आपको ऐसे ही करना है जैसा मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्या सभी बच्चों को समझ में आया हमने क्या किया? देखिए हमें इसका शून्य ज्ञात करना था, लेकिन इस प्रश्न में पहले ही वैल्यू दे दिया था कि t 0 का मान निकालिए, 1 का मान निकालिए, 2 का मान निकालिए। तो हमने जब 0, 1, 2 का मान निकाला तो हमें पहले ही पता चल गया था कि ये बहुपद में अगर 1 रखते हैं और 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर हमें ये नहीं निकालने के दिया गया होता और सीधे शून्य पूछ लेता, तब क्या होता? तब हमें यही तरीका अपनाना होता और देखना होता कि इसे किस पे 0 हो रहा है। तो एक t का मान 2 पे 0 हो रहा है और एक t का मान 1 पे 0 हो रहा है। तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं सेम टू सेम। इस बार आपको ये t का वैल्यू चेंज करके नहीं निकालना है, इस बार सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन पे आप लोग को सीखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको यहां देता हूं। ठीक है, इस बार आपको बहुपद जो दिया गया है, इस बार जो बहुपद आपको दिया गया है, उस बहुपद को मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, देखिएगा। बहुपद क्या दिया गया है, px का मान क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। ठीक है, इसका आपको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, 30 सेकेंड का समय देता हूं। सेम टू सेम काम करना है, पहला टर्म को और लास्ट वाले टर्म को गुणा कर देंगे, जो कि 18 आ रहा है, और इस 7x को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 18 आए, जोड़ने और घटाने पे 7x आए। या तो जोड़ने पे 7x आ जाए या तो घटाने पे 7x आए। तो 7x को कुछ इस प्रकार लिखिए कि गुणा करने पे 18 आए, यानी 6 दूनी का 18, तो गुणा करने पे 18 आए। ठीक है, गुणा करने पे क्या है, 18 आए, या तो जोड़ने पे 7x आ जाए या तो घटाने पे। चलिए ये वाला काम मैं कर देता हूं। देखिए इसको अगर मैं ऐसे कर दूं 9 2, तो देखिए 9 दूनी 18
और 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 लिख सकता हूं इक्वल टू शून्य निकालना है तो शून्य। यानी मैंने 7x को क्या लिख दिया, मैंने 7x को लिख दिया 9x माइनस 2x। तो देखिए 9x में से 2x जाएगा 7x, 9x में से 2x जाएगा 7x और 9 दूनी 18 यानी 9 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी जो मैंने चीजें आपको बताई वो एकदम सही हो रहा है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए 6x स्क्वायर है, इसमें 9x है, तो इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है। तो हम 3x को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। क्या आप लोग को ये चीजें दिखाई दे रही है, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा तो गुणा करके देख लीजिए ना, 3 गुने 2 करेंगे तो 6 और x गुने x करेंगे तो 6x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 3 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 9 है और यहाँ पे x है तो 9x हो जाएगा, एकदम सही है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन क्या लेंगे, तो जैसे हमने बाकी जगह पे कॉमन क्या लिया था 1, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3 बचेगा बराबर 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2x प्लस 3 है, इसमें भी 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिए और यहां बच गया 3x माइनस 1 बराबर 0। और आपको पता है कि दोनों चीजें जब आपस में गुणा होती है तो या तो ये शून्य होगा या तो ये शून्य होगा या तो दोनों शून्य होगा। तो हम दोनों को शून्य कर देते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इसको भी कर देते हैं 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसे अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये x बटा में जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 1 का मान आ गया x का कितना -3/2, ठीक है। और यहां से x निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां से x निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब बट्टे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान आ गया 1/3 और यहाँ -3/3। यानी ये दो ऐसे इसके जीरोज हैं, शून्यक हैं, जो इस बहुपद को क्या कर देंगे शून्य कर देंगे। यानी x का मान अगर हम -3/2 रख दें तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा, या हम x का मान 1/3 रख दें तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को। तो एग्जाम में अगर ऐसे आपको दे देगा, एक बहुपद दे देगा और कहेगा बहुपद इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकालने का यही तरीका है, ठीक है। 10th क्लास में आप लोग इसके लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे जो 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है ना, यही वाला तो था, ये वाला आप लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि x माइनस 1 बहुपद जो दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड। अच्छा एक बात बताइएगा, यहां पे √2 है फिर भी ये बहुपद है, और पहले प्रश्न में भी √x था तो वो बहुपद नहीं था, क्यों। यहां पे भी देखिएगा √x था और वहां पे √2 था, तो √2 वाला बहुपद है, √x वाला बहुपद नहीं है, ऐसा क्यों, कोई बताएगा माइक ऑन करके कि √x वाला बहुपद नहीं है जबकि √2 वाला बहुपद है, ऐसा क्यों। क्योंकि जो वेरिएबल होता है ना, जो चर होता है उसका पावर निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अचर का तो हो ही सकता है, अचर का कुछ भी हो जाए, यानी 1 2 3 4 5 का पावर निगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुपद वही होगा जिसमें वेरिएबल का पावर कभी निगेटिव या फिर क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ √2 है यानी कि ये अचर का है, अचर का पावर 1/2 है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर यही चर का पावर होता है अंडर रूट में तो वो बहुपद ही नहीं होता, यानी कि ये चीजें आप लोग समझते हैं। तो अब देखिए x माइनस 1 जो है इस बहुपद का क्या है, यहां पे लिख लीजिएगा, x माइनस 1 जो है कौन से बहुपद का, p वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल x का क्या है, ये एक गुणनखंड है, यानी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 का क्या है, गुणनखंड है। तो आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा आप लोगों ने गुणनखंड प्रमेय। वो क्या कहता है कि यदि कोई किसी बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है, तो वो उसका एक शून्यक भी होता है।
यानी कि x माइनस वन जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, शून्यक है, शून्यक है। यानी कि x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x बराबर आता है वन, यानी कि x बराबर वन जो होगा ये बहुपद को क्या कर देगा, इस बहुपद को शून्य कर देगा। तो हम इसे शून्य कर देते हैं, जहां जहां पे x है वहां वहां पे वन कर देते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पे वन है और x बराबर वन, ये बहुपद कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो p वन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गुणे वन का स्क्वायर कर दीजिए प्लस k गुणे वन कर दीजिए प्लस रूट टू। हम यहाँ पे वन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे वन स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये जो बहुपद होगा x के एक वैल्यू पे, वैल्यू का x रखने पे ये बहुपद शून्य हो जाएगा। क्योंकि फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि यदि कोई गुणनखंड है किसी बहुपद का, तो वो जो गुणनखंड होता है ना, वो उसका एक शून्यक भी होता है। शून्य का मतलब क्या है कि उस बहुपद को वो शून्य भी कर देता है। तो हमने इस बहुपद को शून्य कर दिया किस वैल्यू पे, x के वन वैल्यू पे। तो अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दो गुणे एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, और एक में दो से गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा। k गुणे एक कितना हो जाएगा, k प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए k का वैल्यू निकालिए, तो k बराबर जब दो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दो, और ये रूट टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, टू बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस रूट टू बचेगा। साइन बदल जाता है, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो जो संख्या होती है उसका साइन बदल जाता है, यानी माइनस टू का टू हो गया, माइनस रूट टू का प्लस टू हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया वो डी टाइप करेंगे, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया वो डी टाइप करें, जिसे समझ में आ गया वो वाई टाइप करे, ठीक है। आर्य नाम से जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आया, कुसुम को भी नहीं समझ में आया, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। फिर से चलते हैं, फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहता है कि एक बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है px, और वो बहुपद क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू दिया गया है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर कोई दिया गया बहुपद है, ये क्या है, एक बहुपद है, और x माइनस वन जो है, x माइनस वन जो क्या है, इसका एक गुणनखंड है, इसका क्या है, x माइनस वन जो है इसका एक गुणनखंड है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि जो ये गुणनखंड होता है ना, जिस बहुपद का ये गुणनखंड है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट टू का ये क्या है, एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के माध्यम से ये इस बहुपद का एक शून्यक भी है। आज शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शून्यक है, यानी कि x माइनस वन इक्वल टू जो होगा शून्य होगा। और यहां से हमने जब इसे सॉल्व किया तो x का माइनस वैल्यू आ गया वन, यानी कि ये x बराबर वन पे ये जो बहुपद होगा ये भी शून्य हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर किसी बहुपद का ये क्या है, x माइनस वन है, यानी दिए गए बहुपद का x माइनस वन जो है गुणनखंड है, क्या है, एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर ये गुणनखंड है इस बहुपद का, तो इस बहुपद का ये क्या है, शून्यक भी है, यानी x माइनस वन इक्वल टू शून्य होगा। तो x बराबर यहां से वन हो गया, यानी सीधा सा मतलब है कि अगर हम इसमें x का वैल्यू वन कर देंगे तो ये बहुपद भी शून्य हो जाएगा। तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम यही काम करेंगे कि इसमें जो है x का मान वन रख देंगे, x का मान वन रख देंगे और ये शून्य के बराबर हो जाएगा। तो दो गुने x का मान वन रख देते तो वन स्क्वायर प्लस k, और x का मान फिर वन रखेंगे तो गुने वन प्लस रूट टू, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो हमें पहले पता चल गया है कि x बराबर वन पे ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो दो और एक का स्क्वायर एक ही होता है, और एक में दो से गुणा करेंगे तो दो ही होता है, ठीक है। और k गुने एक मतलब कि k प्लस रूट टू बराबर जीरो दिया गया। यहां से हमें k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, k बराबर क्या होगा, तो ये प्लस टू है, अगर इधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और ये प्लस रूट टू है, अगर इधर जाएगा तो माइनस रूट टू हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में माइनस है, यानी -2 और -√2, तो हम माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। और जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो जो संख्या होती है उसका साइन बदल जाता है, यानी -2 क्या हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। अब -√2 जो है अब क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्या अब आपको समझ में आया, सभी बच्चों को अब समझ में आया? देखिए आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा फैक्टर थ्योरम, क्योंकि अब हम यहाँ पे कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें एग्जाम में इतनी चीजें लिखनी होगी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इतनी चीजें हमें लिखनी होगी, तभी हम एग्जाम में पूरा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो हमें इसका गुणनखंड निकालना है, यानी इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है हमको इसको। तो फैक्टराइज इसको तभी करेंगे जब आपको एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा, x प्लस वाई का पावर अगर क्यूब होता है तो वो होता है पता है क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है स्कूलों में? जल्दी से टाइप करके बताएंगे। ये x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस प्रश्न को हमें फैक्टराइज करना है, तो ध्यान से मैं इस प्रश्न को यहां लिख देता हूं, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जैसे x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखा गया ये, ठीक है, तो ये कुछ किसी ना किसी चीज का फॉर्मूला लिखा गया है। तो एक बात बताइएगा, 8a क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं 2a का पावर 3? अब पूछेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो देख लीजिए ना, लिख सकते हैं। 2a क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2a गुने 2a गुने 2a। जब इसे गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 8a क्यूब के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? सभी लोग चेक करेंगे कि 8a क्यूब को हम 2a द होल पावर 3 कर सकते हैं, यानी कि ये 8a क्यूब जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a द होल पावर 3 लिख सकते हैं। बताइए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। प्लस फॉर्मूला में यहां पे देखिएगा, फॉर्मूला में यहां पे b क्यूब है और यहां पे भी b क्यूब है, तो ठीक है b क्यूब कर देते हैं प्लस। अब हमारे फॉर्मूला में जो फिट बैठना चाहिए 3x² y, तो यहाँ पे 3 को 3 कर दीजिए, ठीक है। अब x² यानी जो पहली संख्या का क्यूब था अब उसका स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे x क्यूब था तो अब उसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे जो संख्या का क्यूब है वहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2a का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पे जो दूसरी संख्या का क्यूब था y क्यूब था, इसको केवल संख्या लिख दिया गया है, तो यहाँ पे जो संख्या है b क्यूब, तो उसको हम केवल लिख देंगे b प्लस। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 12ab² b के बराबर लिखा गया है? अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एकदम सेम लिखा गया होगा। बताइए 12a² b को अगर आप देखेंगे तो क्या ये इसके बराबर है कि नहीं है ना? तो हमने क्या किया, सिर्फ इस फॉर्मूला पे इसको बैठा रहा हूं। अब देखिए फिर से 6ab² को लिखना है, तो फॉर्मूला में क्या है 3, तो हम 3 लिख दिए, और यहाँ पे x है, तो जो पहला संख्या था जो क्यूब में था उसको केवल उठा के सेम टू सेम लिख दिया गया है, तो यहाँ पे हम सेम टू सेम 2a कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे का x का मतलब यहाँ का 2a है, ठीक है, इनटू जो दूसरी संख्या का y क्यूब था तो यहाँ पे y², तो यहाँ पे दूसरी संख्या b क्यूब है तो यहाँ पे b² कर देंगे। तो अब बताइए क्या ये फॉर्मूला सेम टू सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप देखिए x क्यूब और प्लस वाई क्यूब था तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे 2a क्यूब है b क्यूब है, तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a प्लस b का द होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसे गुणनखंड करना है तो इसी को 3 बार क्यूब लिखा है तो लिख दीजिए
2a प्लस बी गुणे 2a प्लस बी गुणे 2a प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। फॉर्मूला को मैं फिर से यहां लिख देता हूं। एक्स प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर आप कंपेयर करेंगे ना, सेम टू सेम दिखेगा। देखिए जहां जहां पे 3 है वहां पे 3 है, जहां पे क्यूब है वहां पे क्यूब है। यानी कि जैसे x प्लस वाई क्यूब अगर इतना होता है तो इतना बराबर जो होगा, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? एकदम होगा। आप कंपेयर करके देखिए, यहाँ का x और यहाँ का 2a, यहाँ का y और यहाँ का b क्यूब, यहाँ का x स्क्वायर y और यहाँ का 2a द होल स्क्वायर इंटू b, सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टराइज करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो सेम टू सेम तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो क्या क्या एग्जाम में लिखना होगा, मैं सिर्फ वही लिखने रहने देता हूं, बाकी चीजें मिटा देता हूं। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है तो आपको ये एग्जाम में क्या क्या लिखना होगा, तो देखिए आपको एग्जाम में जो होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, ये सब छोड़, ये मिटा देता हूं। आपको एग्जाम्स में जो है ये चीजें लिखनी होगी, इतनी। ठीक है, जो चीजें दिख रहा है ना, इतनी चीजें आपको लिखनी होगी। यहां पे लिख दीजिएगा, चूंकि x प्लस वाई का पावर 3 बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो फिर आप ही ने इसी चीज को क्या लिखा है, आपने इसी चीज को जो है ऐसे बदल दिया है। अब ये जो है फॉर्मूला लिखा गया किसका? 2a प्लस वाई, सॉरी 2a प्लस बी द होल क्यूब का। तो क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो आज की क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास में इतना। यहां होमवर्क के लिए क्या करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। आपने क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। त्रिघाती बहुपद का घात कितना होता है, और जो चीजें मैंने बताई थी चारों के लिए वो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीनशॉट लीजिए। इन पांचों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में खुद से दोबारा अपने कॉपी पे लिख के, समझ के, बना के लाना है। यही आपका होमवर्क है। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चन को आपको दोबारा से अपने कॉपी पे साफ सुथरा एकदम लिख के, बना के, समझ, जो चीजें मैंने समझाई है उसको लिख के लेके आना है। यही आपका होमवर्क है। इसको होमवर्क में देने के पीछे यही वजह है कि आप लोग सीख सकें कि ये पांचों क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कुसुम ने बना लिया है, कुसुम का कॉपी ठीक है। ठीक है, तो सभी लोग ये काम करेंगे। ठीक है, और आज के क्लास में अगर डाउट है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं।